यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में अब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। पिछले 2 क्लास में हम लोग 2 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। बहुतों को अच्छा समझ में आया, उन्होंने धन्यवाद दिया है, अच्छी बात है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि भूपर्पटी का उद्गम और विकास। यूपीएससी सिलेबस में अगर आप देखते हैं तो इसमें जो तीसरा टॉपिक है उसको टॉपिक है भूपर्पटी का उद्गम और विकास। आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं भूपर्पटी का उद्गम एवं विकास। सबसे पहले जानने की आवश्यकता यह है, उसके बाद हम और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। जिस तरह से टॉपिक हमारा है भूपर्पटी, तो भूपर्पटी है क्या और इसी का उद्गम और विकास के बारे में हम लोग को जानना है। आप यहां पर मेरे देख रहे हैं पृथ्वी का एक मैप देख रहे हैं, पृथ्वी की ग्लोब देख रहे हैं। इसमें आपको 2 चीज दिखाई दे रही है। एक दिखाई दे रहा है आपको महाद्वीपीय भाग और दूसरा जो ब्लू कलर से है महासागरीय भाग है। तो पृथ्वी के भूपर्पटी पर ये दोनों हैं, महाद्वीप हैं और महासागर है। बहुत तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता है कि भूपर्पटी के उद्गम और विकास में हम लोग पढ़े क्या पठार पढ़े, पहाड़ पर्वत पढ़े, क्या पढ़े। लेकिन सीधा सा मतलब है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सीधा सा है कि पृथ्वी के भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के बाहरी आवरण पर उपस्थित क्या है। तो एक हमारा महाद्वीप है, दूसरा क्या है, महासागर है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसी के बारे में यह टॉपिक दिया गया है। और भूगोल के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को समझ करके सवाल कैसे भी बनते हो, मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, सवाल कुछ भी आ रहा हो, लेकिन इसे अब ढंग से समझ गए तो आप पूरे के पूरे इसमें 80% तक मार्क्स ला सकता है। तो आइए हम जाने कि इस महाद्वीप का और इस महासागर का निर्माण कैसे हुआ है। इस पर यूपीएससी सवाल क्या पूछता है, उसके पहले फिर मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि भूप्रपटी के उद्गम और विकास जो टॉपिक है, इसका तात्पर्य यही है कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, यही टॉपिक है। आइए हम आगे इसको और समझते हैं। जैसे देखिए, यूपीएससी में या दूसरे पीसीएस में जो सवाल बार बार दोहराए जाते रहे, यही पूछा जाता है। भूप्रपटी के उद्गम और विकास में जो सवाल पूछे जाते हैं, इन्हीं को दोहराया जाता है। जैसे एक पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी के भूपटल से क्या समझते हैं, इसका उद्गम और विकास कैसे हुआ। सीधा सवाल है कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, अर्थात भूपटल से आप क्या समझते हैं। दूसरा सवाल देखिए, पृथ्वी के पटल पर क्या क्या उपस्थित है। अब पृथ्वी के पटल पर तो आपको बहुत ही दिखाई देता होगा, हम भी दिखाई देते होंगे, लेकिन पृथ्वी के पटल पर 2 मुख्य चीज है, एक महाद्वीप है और एक महासागर है। और महाद्वीप पर बहुत कुछ बने होंगे, वो बात अलग है, लेकिन महाद्वीप और महासागर ये 2 मुख्य चीज है। इसका वर्णन करना है और इसकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को समझाएं। अब महासागर कैसे बना, महाद्वीप कैसे बना, तो बहुत लोग उस समय के भूगोलवेता चाहे वर्तमान के भूगोलवेता, आप और हम अपने हिसाब से इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक ऑथेंटिक बात है, जो सही सत्य है, उसको ही यूपीएससी डिमांड करता है और उसी को हमको लिखना होगा। तीसरा सवाल जो दोहराया जाता है बार बार, महाद्वीप एवं महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, किन प्रतिक्रियाओं और प्राकृतिक बलों द्वारा महाद्वीप और महासागर निर्मित हुए, उदाहरण समझाएं। देखिए, फुल लेंथ क्वेश्चन है, यूपीएससी में इसको कई बार दोहराया गया है। तो इसमें इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए, महाद्वीप और महासागर का निर्माण कैसे हुआ, सब जगह सेम है। किन प्रतिक्रियाओं माने कैसे हुआ, प्राकृतिक बल भी अब पूछ रहा है कि किन किन प्राकृतिक बलों से महाद्वीप महासागर बन सकते हैं, और उदाहरण से भी समझाना है। तो यह जो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इसी का और डिटेल है। हालांकि तीनों का अंक उतना ही है, लेकिन इसको पूछने में और आपको बढ़ा दिया। अब आते हैं कि हम लोग समझते हैं कि भूप्रपटी का उद्गम और विकास कैसे हुआ और इसका सिद्धांत किन किन लोगों ने दिया और कैसे कैसे दिया। सबसे पहले जब आप उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे तो यूपीएससी आपसे टू द पॉइंट उत्तर मांगता है, बिल्कुल ही कहता है कि आप सीधा सीधा हमको उत्तर दीजिए।
तब से सवाल किया गया है कि महाद्वीप और महासागर निर्माण कैसे हुआ या भूपटल पर क्या क्या है। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, महाद्वीपीय भूपटल पृथ्वी के ऊपरी सतह है। जो सवाल था कि भूपटल क्या है, तो इसको लिखेंगे हम लोग कि महाद्वीपीय भूपटल पृथ्वी का ऊपरी सतह है जिस पर महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल का निर्माण हुआ है। एक लाइन में सीधा कि भूपटल क्या है, तो पृथ्वी क्या है, ऊपरी सतह है जिस पर महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल का निर्माण हुआ। इन भूपटलों की निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल है। बात सही है, एक घर बनाने में तो कितनी जटिलताएं होती हैं, और इतने बड़े महासागर, इतने बड़े महाद्वीप कैसे बने होंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है जो आपको मेंशन करने हैं। इस जटिलता को दूर करने की दिशा में अथवा पृथ्वी के पटल के उत्पत्ति के संबंध में कई विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, मतलब कि सिद्धांत दिया है। कुछ प्रमुख मत और सिद्धांत इस प्रकार हैं। तो मतलब यही हुआ, फर्स्ट फेज में आप ये लिखिए कि महाद्वीपीय भूपटल पृथ्वी के ऊपरी सतह है जिस पर महाद्वीपीय भूपटल और महाद्वीपीय भूपटल का निर्माण हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए, इस पर सबसे पहले एक मत आया था, जो पहला मत दिया गया था, या आगे पीछे का हो सकता है मत, लेकिन जिस प्रमुख सिद्धांतों की हम लोग बात करते हैं तो इसमें पहला है लॉर्ड केल्विन का तापीय संकुचन सिद्धांत। देखिए, आप लोग ताप का समझते हैं, केल्विन सीधा संबंध है। तो केल्विन उस समय एक महान विद्वान थे, तो उन्होंने पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरीय भूपटल के निर्माण के बारे में बताया था, लेकिन उनका सिद्धांत वर्तमान में मान्य नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या कहा हम लोग जानेंगे। देखिए, इन्होंने सबसे पहले माना इस बात को कि भूपटल की उत्पत्ति गर्म और तप्त निहारिका से हुई है। जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे चल करके, तो पृथ्वी की उत्पत्ति शुरुआत में मानी गई थी एक तारक सिद्धांत में या पारंपरिक सिद्धांत में कि पृथ्वी एक गर्म और तप्त निहारिका से अलग हुई थी। तो जब गर्म और तप्त निहारिका से अलग हुई थी तो पृथ्वी अपने आप में क्या था, गर्म थी। मान लिए हम कि यह पृथ्वी है, और पृथ्वी शुरुआत में कैसे थी, बिल्कुल ही गर्म एवं तप्त थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये केल्विन कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जियोमॉर्फोलॉजी में या फिजिकल ज्योग्राफी में आपको अपने मत नहीं देने हैं कहीं पर भी, ध्यान रखिएगा। मैं एक बार आपको पूरा निचोड़ बता रहा हूं उत्तर लिखने का। ये थॉट है, जो टीचर बता रहा है या जो आप लिखेंगे वो आपका अपना विचार नहीं है। थॉट में डायरेक्ट जो बात कहा जाता है उसी बात को लिखा जाता है। अब थॉट यह है कि सूर्य पूरब की ओर उगता है, तो इसमें आप क्या घुमाइएगा। तो जितने भी पेपर 1 में फिजिकल ज्योग्राफी का थॉट है वह पूरी तरह टू द पॉइंट, माने जो सिद्धांत कहा गया है वही सिद्धांत को लिखा जाता है। लेकिन समझिए वो क्या कहना चाह रहा है, वो हम लोग को समझाने का काम है। उन्होंने माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म और तप्त निहारिका से हुई है। उन्होंने माना, बात भी सही है, गर्म और तप्त निहारिका से हुई है। इन्होंने माना कि जब शुरुआत में पृथ्वी गर्म और तप्त थी तो यह धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। क्या होना शुरू हुआ, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। जब यह ठंडा होगा तो क्या होगा, इसके दो भाग हो जाएंगे, एक भाग हो जाएगा ऊपरी और एक भाग हो जाएगा अंदरूनी। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, वो तेजी से ठंडा हो जाएगा, और नीचे वाला भाग जो है क्या होगा, अभी गर्म रहेगा। आप लोग घर में कभी कभी गर्म हलवा खाते होंगे तो आपका मुंह जलता होगा। तो पंखे की हवा में ऊपर की हलवा जल्दी ठंडा होता है, लेकिन नीचे उंगली आपकी जाएगी तो क्या होगी, गर्म। यही केल्विन ने बात कहा कि ऊपर का भाग जब ठंडा हुआ तो ठंडा होने के बाद यह कठोर हो गया, मतलब कि ठोस हो गया, और नीचे वाला भाग, जो नीचे का भाग था, यह अभी क्या था, गर्म एवं तप्त था, और यह अभी पिघला हुआ अवस्था में ही था, पिघली अवस्था था। तो इनके अनुसार इस बात को माना गया कि जब सबसे पहले ऊपरी भाग ठंडा हो गया
और नीचे का भाग गीला है तो ऊपर का भाग सिकुड़ने लगा, उसमें संकुचन प्रक्रिया हो गई, मतलब कि वो सिकुड़ने लगा। तो सिकुड़न आप लोग देखते होंगे कि आप लोग अगर मौसमी ले लें या सेब ले लें और उसको धूप में रख दें, तो जब वो सूख कर सिकुड़ता है तो उससे उभड़ खाबड़ भाग चला आता है, कुछ भाग ऊपर हो जाता है, कुछ भाग नीचे हो जाता है, माने इस तरह की आकृतियां सूखने पर होने लगती हैं। और जब ऊपर का भाग सूख गया तो कठोर हो गया, और कठोर कहां दब जाएगा? नीचे। तो मतलब कि ऊपर वाला भाग सूख सूख करके नीचे धंसने लगा। जब ये नीचे धंसने लगा तो ऊपरी भाग, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर इस प्रकार की स्थलाकृतियां बनने लगी। तो जब ऐसी स्थलाकृतियां बनने लगी तो जिन भागों में जल भर गया वो क्या कहलाया? महासागर। और जो भाग ऊंचा रह गया वो महाद्वीप कहलाया। एक फिगर और आप यहां पर क्लियर देखिए, जब संकुचन हुआ, जब पृथ्वी के ऊपरी भाग में संकुचन हुआ तो पृथ्वी के जल जब नहीं था तो देखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब इस पर जल भर गया तो यही पृथ्वी ने क्या कर लिया? अपना गोलाकार रूप ले लिया। और हमको देखने में लगता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। लेकिन हम अगर सारे जल को सुखा देते हैं तो वहीं पृथ्वी लगेगी, कहीं पिचका हुआ है तो कभी उभरा हुआ है, कहीं उभरा हुआ है। तो स्पष्ट है कि आपका पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है वो दूर से देखने में तो गोल लग रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? उससे अगर प्लेट को देखेंगे तो देखिए ऐसा ही है, बिल्कुल कहीं धंसा है, कहीं उठा हुआ है। इसी बात किसने कहा था? केल्विन ने। तो इसमें जल भर गया तो हमको पृथ्वी गोल दिख रही है, लेकिन इस जल को सुखा देंगे तो कहीं सिकुड़ा है, कहीं ज्यादा धंसा है, कहीं कम धंसा है। ऐसे सभी महासागर, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अधिक गहरा है, कोई उथला है। तो मिला जुला के एक ऐसी प्रक्रिया गोलाकार आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वर्तमान समय में यह सिद्धांत मान्य नहीं है। वर्तमान समय में यह सिद्धांत मान्य नहीं है। एक बार मैं फिर आपको और दोहरा दूं कि केल्विन ने कहा कि जब पृथ्वी प्रारंभ में गर्म और तप्त निहारिका के रूप में थी तो वह धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रभाव से ठंडा होनी शुरू हुई, तो इसका ऊपरी भाग तेजी से ठंडा हो गया जबकि निचला भाग अभी गर्म था। ठंडा होने से ऊपरी भाग ठोस हो गया और निचला भाग अभी भी पिलपिला और गीला था। ऊपर का ठोस भाग जब सूख गया तो वहां टूट के जब नीचे गिरने लगा तो जहां पर धंस गया वहां पर महासागर बने, और जो भाग ऊपर उठ कर रह गए वो क्या बने? महाद्वीप बने। यह सिद्धांत किसका था? केल्विन का। जो भाग धंस गया वो महासागर, आप यहां पर देख रहे हैं, जो भाग धंस गया महासागर, और जो भाग ऊपर उठ गया या उठ रहा वो महाद्वीप बने। तो केल्विन ने अपने हिसाब से सिद्धांत ठीक ठाक ही दिए, लेकिन यह सिद्धांत वर्तमान में मान्य नहीं है क्योंकि यह सभी धड़ों पर खरे उतरता नहीं है। अगला सिद्धांत देखते हैं, लैपवर्थ और लव की बलन सिद्धांत। लैपवर्थ और लव ने जो सिद्धांत दिया है यह बलन सिद्धांत है। बलन को हम लोग बोलते हैं फोल्डिंग, मोड़ पड़ना, मोड़ पड़ना। लैपवर्थ और लव इस बात को मान रहे थे कि पृथ्वी भी शुरू में क्या थी? गर्म और तप्त अवस्था में थी। तो जब गर्म और तप्त अवस्था में पृथ्वी थी तो इसमें जब पृथ्वी के ताप के ठंडा होने पर जब संकुचन हुआ तो इसके ऊपरी भाग में संपीड़न बल के प्रभाव से बलन पड़े, और बलन पड़ने से जो भाग ऊपर उठ गया वो महाद्वीप बने, और जो भाग नीचे धंस गया वो महासागर बने। अगर इसको फिगर से देखा जाए तो इनका मानना था कि पृथ्वी भी शुरू में क्या थी? गर्म और तप्त थी, लेकिन वायुमंडलीय प्रभाव से इनका माने कि पृथ्वी जब ठंडी होनी शुरू हुई तो ठंडी होने से क्या हुआ? इसमें दबाव हुआ, और दबाव से सिकुड़न पैदा हुई और उससे मोड़ पैदा हुआ। तो इन्होंने माना कि पृथ्वी के कुछ भाग इसमें मोड़ पड़ने लगे। तो ये देखने में लग रहा है वैसा ही, लेकिन इनका माना कि ये मोड़ पड़ गया। तो मोड़ में जो अपनति हुआ वो क्या बन गया?
महाद्वीप, और जो नीचे वाला अभिनति भाग हुआ यह हो गया महासागर। क्योंकि बाद में जल भरने की प्रक्रिया हुई, तो इसमें हम लोग अगर जल भरते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें भी पृथ्वी का जो भूपटल है वो अंत में गोल ही हो जाता है जल भरने के बाद में। तो इसमें ये भाग जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, इसको अगर हम दोहरा कर बना दें आपको समझने के लिए, तो यही जो हमारा जो पेंदी होता है, बूटम्स होते हैं, इसी को भूपटल कहा जाता है। जो भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है वह सभी महाद्वीप है, और जो नीचे की ओर धंसा है वो सब महासागर है। तो इसको हम लोग यहां से यहां तक के भाग को बोल सकते हैं कि यह महासागरीय भूपटल है, और ऊपर वाले भाग को बोल सकते हैं कि यह महाद्वीपीय भूपटल है। तो ये हमारा किस सिद्धांत था? लैपॉर्थ और लौ का बलन सिद्धांत था, जिन्होंने माना कि पृथ्वी के कर्णिक ठंडा होने से पृथ्वी के ऊपरी भाग में, ऊपरी प्रपटी में जब बलन हो गया, मोड़ पड़ गया, तो मोड़ के अपनति वाले भाग माने ऊपरी भाग महाद्वीप बने, और अभिनति वाले भाग में जल भरने से क्या बने? महासागर बने। यह इनका सिद्धांत है। फिगर आप जरूर बनाएं, जब लिखें तो फिगर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रारंभिक है और इसी ऊपरी भूपटल में मोड़ पड़ गया। अगर समझा जाए तो मान लीजिए कि यह भूपटल है और इस भूपटल को मोड़ा जाए तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पूरा गोल हमको मोड़ना होगा। तो जब ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं तो इसी बलन में ऊपर वाला भाग बना महाद्वीप और नीचे वाला भाग बना महासागर। यही बलन सिद्धांत है। इसे आप आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल ही आसान याद करने का तरीका है आपको। इसके बाद हम लोग अगला सिद्धांत पर आते हैं। इस सिद्धांत को ही वर्तमान में मानता नहीं है, वर्तमान में मान्य नहीं है। आप लोगों को यूपीएससी में समय का भी ध्यान देना होगा कि हम लोग कम समय कैसे बेहतर ढंग से लिखेंगे। तो जितने ही हम लोग ऑथेंटिक बात लिखेंगे, जितने ही सही बात लिखेंगे, उतना कम होगा। बेकार में कहावत है कि ज्यादा लथेर लिखे तो नंबर नहीं मिलेगा, आपका समय भी जाएगा। कम लिखिए, सटीक लिखिए, भाई फिगर लिखिए। 80% तो आपको कहीं जाने वाला नहीं मेरे क्लास से। आगे आते हैं। देखिए, लोथियन ग्रीन भी एक बड़ी विद्वान थे और ये शुरुआत में ज्यामिति विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो इन्होंने माना, इन्होंने सिद्धांत दिया चतुष्फलक सिद्धांत। इनका सिद्धांत था चतुष्फलक सिद्धांत। अब सबसे पहले आप ये मानिए कि चतुष्फलक किसको कहा जाता है, चतुष्फलक का मतलब क्या होता है। तो चतुष्फलक का मतलब होता है रेखा गणित में या ज्यामिति में कि जब चार समद्विबाहु त्रिभुज, कैसे भाई? चार समबाहु त्रिभुज माने सभी के भुजाएं क्या हो? बराबर हो। उसमें एक बेस का काम करे, एक बेस का काम करे, और ऊपर से तीन उसके ऊपर अध्यारोपित किए जाते हो, तीन उसके ऊपर अध्यारोपित किए जाते हो, तो उससे क्या होगा? एक ऐसी संरचना का निर्माण होगा जो बीच में उभरा होगा और एक पटल उसका समतल होगा। देखिए, इस सिद्धांत में लोथियन ग्रीन ने माना कि किसी भी गोलाकार गर्म पिंड वस्तु के चारों ओर एक समान दबाव डाला जाए तो वह एक चतुष्फलक का रूप ले लेता है। मैं आपको पहले चतुष्फलक समझा रहा था। पृथ्वी क्या थी? गोलाकार पिंड थी जो गर्म और तप थी, मतलब कि बहुत गर्म गीला मिट्टी का पिंड समझ सकते हैं। इस पर अगर चारों तरफ से हम लोग बराबर दबाव डालें, या आप एग्जाम्पल आप एक ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक गुब्बारा को फुला लीजिए, गोल कर लीजिए, और गुब्बारा पर चारों तरफ दबाव डालिएगा तो वह चतुष्फलक का रूप ले लेगा। इन्होंने सीधा समझाया कैसे, देखिए फिगर देखिए। उन्होंने माना कि चार समद्विबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज सॉरी। तो चार समबाहु त्रिभुज बनाने में हम क्या करेंगे कि इसमें आप एक समबाहु त्रिभुज पहले देख लिए, तो पहला समबाहु त्रिभुज देख लिए, तो अब इस पर तीन हम लोग कैसे स्थापित करेंगे? रेखा गणित में या ज्यामिति में सिखाया जाएगा कि जब बीच में एक हम लोग सेंटर ले लिए, बीच में एक सेंटर ले लीजिए, तो इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे और यहां से ऐसे मिलाएंगे, फिर यहां से ऐसे मिलाएंगे। तो एक दो तीन तो ये हो गया, और एक पहले जो हम लोग बेस लिए थे,
तो चार समबाहु त्रिभुज का हम अगर लेते हैं तो एक चतुष्फलक बन जाता है। और इसी में उन्होंने समझाया कि चतुष्फलक की जो रेखाएं हैं और जहां पर इनकी रेखाएं आपस में मिलती हैं वो भाग ऊंचा होगा। देखिए ये सारे भाग इन्होंने कहा कि ये भाग ऊंचे होंगे, ये कोने वाले भाग और बीच वाले भाग क्या होंगे, ऊंचे होंगे। तो ऊंचा भाग क्या बना, महाद्वीप। जहां ऊंचा हुआ, जहां कई रेखाएं आपस में मिलकर उच्च भाग का निर्माण करती हैं, उच्च भाग का निर्माण करती हैं, वह क्या बना, वह महाद्वीप बना। और समतल सतह क्या बना, समतल सतह आप देख सकते हैं यह महासागर बना। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे कि इसका जो उत्तरी भाग है, ऊपरी भाग है, ये जब तीनों रेखाएं एक जगह मिलती हैं तब बीच वाले हम लोग अगर मैप पर देखते हैं तो वहां पर क्या बना हुआ होता है, पूरे मैप के बीच में हम लोग यूरोप को देखते हैं। तो आप लोग इसमें यूरोप को ढूंढ सकते हैं। और सबसे बड़ा जो महासागर है वो पीछे की ओर प्रशांत महासागर है। यहाँ अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, कनाडा, अंटार्कटिका, तो सारे जो ये महाद्वीप हैं यहाँ चतुष्फलक सिद्धांत के रूप में ही इसको हम लोग देखते और समझते हैं। साइबेरिया एक जो छूट गया था मुझसे, वो आप देखिए यहाँ पर जो ये भाग है वो साइबेरिया है, साइबेरिया है। अब देखिए आप समबाहु त्रिभुज के तीन आपको 1, 2 और 3 यहां पर देख रहे हैं। और एक पीछे वाला भाग जो मैंने प्रारंभ में रखे हुआ था, जो सबसे पहले वाला भाग जो प्रारंभ में था, यह किसका है, यह प्रशांत महासागर है। बहुत हद तक यह सिद्धांत को सही माना गया था लेकिन बाद में उठा दिया गया। और इसी प्रशांत मैंने इस प्लेट पर मैंने आपको फिगर बना के समझाया था कि इस और 3 हम लोग समबाहु त्रिभुज स्थापित कर दिए थे। यही है, समझाने के लिए मैंने आपको दोबारा ये फिगर बनाया। तो अब देखिए इसमें आर्कटिक सागर हमेशा ऊपर दिखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे देखते हैं, बाएं हाथ में देखते हैं अटलांटिक महासागर, भारत के नीचे आप देखते हैं हिंद महासागर, बीच में यूरोप, इस साइड में कनाडा और पीछे मैंने आपको प्रशांत महासागर को दिखाया हुआ है। तो इस तरह लोथियन ग्रीन का जो चतुष्फलक सिद्धांत था, यह भी सिद्धांत कई वर्षों तक माना जाता रहा, लेकिन आगे चल के ऐसा माना गया कि इस गोल पृथ्वी पर चारों तरफ से उसमें दबाव देने वाला वायुमंडलीय दबाव इतने अधिक नहीं थे कि हम लोग उसे एक पृथ्वी पर महाद्वीप पर उत्पत्ति कारक मान सकते हैं। तो इसलिए यह सिद्धांत भी वर्तमान में मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। तीन सिद्धांत हम लोगों ने झुठला दिया। अब देखिए अगला सिद्धांत, अगला सिद्धांत है एफ.बी. टेलर का। ये बहुत ही बड़ा बढ़िया व्यक्ति था जी। एफ.बी. जो टेलर थे, इन्होंने दिमाग बहुत लगाया लेकिन थोड़ा सा चूक कर गए थे। इनका सिद्धांत तो सत्य के बहुत करीब चला गया था। तो इनके जो दिमाग लगाने की बात है वही आधुनिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझाता है। और इन्हीं के सिद्धांतों पर जो आगे सर्वाधिक मान्य सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों में लोग चर्चा करेंगे। तो एफ.बी. टेलर जो थे, इनका मानना था, इनका पूरा नाम एफ.बी. टेलर है, एफ.बी. टेलर का मानना था कि पृथ्वी पर प्रारंभ में जो पैंजिया महाद्वीप का विखंडन हो गया, किसका विखंडन हो गया, पैंजिया महाद्वीप का।
तो पैंजिया महाद्वीप का जब विखंडन हुआ तो एक ऊपरी भाग उन्होंने लारेंसिया कहा, लारेंसिया, और नीचे वाले भाग को कहा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इस लारेंसिया को ही किसी ने अंगारा लैंड भी कहा, अंगारा लैंड भी कहा गया है। तो इन्होंने माना कि यह दो जो हमारा पैंजिया था यह विषुवत रेखा के आसपास था, यह अधिकांश भाग नीचे था। लेकिन जब इसका विखंडन हुआ तो लारेंसिया लगातार उत्तर की ओर विस्थापित हो चला गया, और जब उत्तर की ओर विस्थापित होकर चला गया तो इसमें टुकड़े पुनः हो गए, तो ऊपर के 4 महाद्वीपों का निर्माण हो गया, इनका मानना था। और नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड टूटा तो इससे नीचे के 3 दक्षिणी महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये किनका मानना था? ये बी टेलर का। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो 4 महाद्वीप ऊपर दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन दिखाई पड़ता है? उत्तरी अमेरिका और एशिया, आर्कटिक, यूरोप, तो 4 ऊपर महाद्वीप। और नीचे कौन दिखाई पड़ी है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका का बड़ा भाग और ऑस्ट्रेलिया। तो 3 दक्षिण में महाद्वीप और 4 उत्तर महाद्वीप किसने बताया है? ए.बी. टेलर ने। लारेंसिया के 4 टुकड़े इन्होंने बताया, और 4 टुकड़ों से बता दिया गया क्या कि आपका उत्तर के 4 महाद्वीप और दक्षिण के 3 महाद्वीप, और इन महाद्वीपों के विखंडन के बीच में जो गड्ढे वाले भाग थे वो क्या बन गए? सागर बन गए, महासागर बन गए। तो इनका, लेकिन सबसे बड़ी इन्होंने गलती की कि इन्होंने इतने बड़े पैंजिया के विखंडन के बाद लारेंसिया का और गोंडवाना लैंड का जो स्थानांतरण और इसके और टुकड़े बताए, इन्होंने मान लिया चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यही इनके सिद्धांत की सबसे बड़ी गलती। इन्होंने माना कि पैंजिया के विखंडन के बाद, अगर आपको लिखना हो तो इस मेरे बातों को समझ लिख सकते हैं, इन्होंने माना कि पैंजिया के विखंडन के बाद चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लारेंसिया का जो इसका ऊपरी टुकड़ा था पैंजिया का, उसका उत्तर की ओर खिसकाव होगा। जो विषुवत रेखा से जब ऊपर चला गया तो पुनः इसका विभाजन 4 खंडों में हो गया, जो ऊपर के 4 महाद्वीप बने, और गोंडवाना का 3 खंडों में विभाजन हो गया, जिससे दक्षिण के 3 महाद्वीप बने। और इन खंडों के बीच में जो खंडक हो गया, जो खाई हो गया, वो क्या बने? क्रमशः 3 बड़े महासागरों का निर्माण हुआ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इनका सिद्धांत सत्य के बहुत करीब है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और हम लोग आगे देखेंगे जिग्सा फिट, अगर हम लोग पढ़ते आगे चल करके वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, तो हमको इनके सिद्धांत ए.बी. टेलर का मूल पर ही उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत सत्य के बहुत करीब था, सत्य के बहुत करीब था, बहुत करीब। और हम तो यहां तक कहेंगे, या यहां तक कहना भी चाहिए कि इन्हीं के सिद्धांतों पर आगे चलकर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांतों का निर्माण हो पाया था। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कह दी कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, यह सर्वथा गलत है। क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अगर 2 अरब गुना भी बढ़ा दिया जाए तब कहीं जाकर के ये विस्थापन संभव हो सकता है। तब इतिहास में चंद्रमा इतने करीब कभी था नहीं, उसका ग्रेविटी इतना यहां पर लगा हो कि इतने बड़े महाद्वीपों को खींच सके। हाँ, ये अलग बात है कि वर्तमान में चंद्रमा के प्रभाव से ज्वार भाटे की उत्पत्ति हो सकती है, उतना ही है। लेकिन ज्वार का आना मतलब कि जल का थोड़ा सा ऊपर उठना और इतने बड़े महाद्वीपों का स्थानांतरण होना या विस्थापन होना, यह बात सत्य से बहुत करीब है। इसलिए सिद्धांत वर्तमान में मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। आप इसको बिल्कुल सरल भाषा में लिखें, फिगर जरूर बनाएं, देते रहें। और अब एक सबसे जो मान्य सिद्धांत है, जो वर्तमान में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, आज हम लोग इसी को मानते हैं, यही सर्वाधिक सत्य के करीब है, यह मान्य सिद्धांत है। जब तक दूसरा कोई अकाट्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हो जाएगा, तब महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से को लेकर के
सर्वाधिक हमारा मान्य सिद्धांत रहेगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमको यहाँ पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है कि महाद्वीप और महासागरों के निर्माण की भूमिका में कैसे यहाँ अपनी भूमिका निभाता है। मतलब कि महाद्वीप और महासागर निर्माण को कैसे हम लोग प्लेट विवर्तनिकी समझा सकते हैं, इतना ही जानना है, क्योंकि अलग से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले हम लोग प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट किसे बोलेंगे। आप लोग सुबह सुबह नाश्ता करके आए होंगे, कुछ लोग तो भर पेट ठूस कर भी आए होंगे, तो आप लोग जरूर अपने डाइनिंग टेबल पर प्लेट में खाया होगा। अब जरा सोचिए कि पृथ्वी के ऊपर आपके टेबल पर आपने खाना खाया है, संपूर्ण टेबल पर प्लेटों को बिछा दिया जाए तो आपके संपूर्ण टेबल क्या हो जाएगा, प्लेटों से भर जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं कि इसका ऊपरी आवरण प्लेटों से बना हुआ है। यह विभिन्न भागों में क्या है, विभक्त है। जिस प्रकार हम लोग संतरा को या नारंगी को या मौसमी को हम लोग ऊपर का छिलका हटाते हैं तो हमको नीचे फाके दिखाई पड़ता है, तो जब नीचे फाके दिखाई पड़ती हैं तो ठीक वैसे ही पृथ्वी के हम लोग नीचे गहराई पर अध्ययन करते हैं तो लगता है कि पृथ्वी का जो बाहरी पटल है जिस पर महाद्वीप और महासागर अवस्थित हैं वह अलग अलग प्लेटों से निर्मित है। नासा ने वर्तमान में प्लेटों की संख्या 100 से अधिक मानी है, लेकिन 7 बड़े प्लेट और 9 छोटे प्लेटों की चर्चा भी आगे, कहीं कहीं 6 छोटे चर्चा की गई है, लेकिन 7 और 6, 7 बड़े और 6 छोटे, कुल 13 प्लेटों की चर्चा की गई थी। लेकिन वर्तमान में नासा कहता है कि अब प्लेटें आपस में टूटते टूटते 100 प्लस हो चुका है, तो इस बात के सिद्धांत को हम लोग मानते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इस सिद्धांत से, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से कैसे महाद्वीप और महासागर बनेंगे, तो इसके लिए हम एक फिगर समझाते हैं। प्लेट जो होती है इनमें 3 प्रकार की गतियां होती हैं। जो प्लेटों में गतियां हैं वह 3 प्रकार की हैं और इन गतियों के लिए जो जिम्मेवार है धरातल के अंदर संवहन तरंगे हैं, ऊर्जा का संवहन तरंग है। तो वह ऊर्जा संवहन तरंगे विशाल मैग्मा के उत्थान और धसान के रूप में होती है। यह संवहन तरंगे जब ऊपर उठती हैं और प्लेटों से टकराती हैं तो प्लेटों गतिशील कर देती हैं, और यही प्लेटों की गतिशीलता महाद्वीप और महासागरों का निर्माण करती है। आइए समझते हैं। अब पहले हम लोग 3 प्रकार की गतियों पर आते हैं। पहला गति को हम लोग बोलते हैं अपसारी गति। अपसारी गति। दूसरा को हम लोग कहते हैं अभिसारी गति। और तीसरी गति है संरक्षी गति। संरक्षी गति महाद्वीप और महासागर के निर्माण में यह प्रथम 2 प्रकार की गति ही आवश्यक है। तीसरी संरक्षी गति का यहां पर कोई कार्य नहीं होता है। अपसारी गति और अभिसारी गति। अपसारी गति को हम लोग कहते हैं निर्माणकारी गति, इससे निर्माण होता है, निर्माणकारी गति। और अभिसारी को हम लोग बोलते हैं विनाशकारी गति, विनाशकारी गति। अब इनसे एक निर्माणकारी गति है और एक विनाशकारी गति है, लेकिन यह विनाश भी करता है तो कुछ ना कुछ निर्माण कर ही जाता है। तो हम लोग बारी बारी से कुछ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपसारी गति को। अपसारी गति, अपसारी गति का मतलब होता है कि जब किसी एक प्लेट या 2 सटे प्लेटों के बीच मैग्मा का संवहन ऐसे हो कि वह सेंटर से जा करके और दूर की ओर फैलती हो और पुनः नीचे मैग्मा चेंबर का अंग बन जाती है। एक प्रकार का साइकिल बनता है। अब देखेंगे कि यहां पर प्लेट सटा हुआ है, चाहे एक ही प्लेट है, तो इसमें गति कैसे हो जाएगी, विपरीत दिशा में गति हो जाएगी। हम लोग फेज 1 मान लें। तो जब विपरीत दिशा में गति हो जाएगी तो क्या होगा,
यह अगर कोई सटा हुआ प्लेट है तो वह धीरे धीरे क्या होगा, हटना शुरू हो जाएगा, या एक ही प्लेट है तो टूट जाएगा। तो इसमें सेकेंड फेज में क्या होगा कि प्लेटों में क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। और जब दूरी बढ़ जाएगी तो नीचे से क्या होगा, जो मैग्मा देख रहे हैं इसको बाहर निकलने का जगह मिल जाएगा। तो एक तो ऊपर जाके यहां एक मोटे भूपटल का निर्माण कर देगा, मोटे भूपटल का निर्माण कर देगा। तीसरा फेज में क्या होगा कि अगर इसकी गति बहुत दूर हो गई और मैग्मा का उतना विस्फोटक प्रभाव नहीं था, तो इस भाग में आप देखेंगे कि एक खड्ड बन जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, जल भर जाएगा, जिससे हमारा महासागर का निर्माण। आइए क्या हो जाएगा, महाद्वीप। तो एक मोटे भूपटल का निर्माण और एक पतले भूपटल का निर्माण की इसकी दूसरी प्रक्रिया भी समझिए, अभी अवसारी गति में ही। अब देखिएगा, एक ही प्लेट है और इस प्लेट में मैग्मा ऐसे गति कर रहा है, मैग्मा ऐसे हो रहा है, तो बीच के प्लेट में तनाव आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगी। तो आप देखेंगे जो प्लेट है इस प्रकार का हो जाएगा, और जब इस प्रकार का हो जाएगा तो इस भाग में क्या हो जाएगा, जल भर जाएगा। तो जब जल भर जाएगा तो यह जो पतला भूपटल हो जाएगा यह महासागरीय भूपटल हो जाएगा, महासागरीय भूपटल। और इसी में जब यह प्लेट पूरी तरह टूट जाता है, जैसे मैंने यहां बताया कि इसका एक और फिगर देखिए आप, अपसारी गति का ही, अपसारी गति का ही, कि जब ये इतना पतला हो चुका है, इतना पतला हो चुका है कि इस भाग में ब्रोकन हो जाए। तो जब ब्रोकन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर तो पहले जल भरा हुआ है, तो अब ब्रोकन होगा तो क्या होगा, इस भाग में ज्वालामुखी का निर्माण हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं कटक। तो महाद्वीपों का जो भूपटल, जैसे अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक का विकास, तो महासागरीय प्लेट ही और मोटी होती चली जाएगी। तो मतलब कि इससे अगर बीच के भाग से दो प्लेटें इधर और इधर चली जाती हैं तो यहां से निकलकर मैग्मा क्या बनाती है, मोटे भूपटल का, तो यह हो गया महाद्वीप। और दूसरे लाइन में समझिए कि अगर एक ही प्लेट में खिंचाव हो जाती है, मैग्मा से ऐसे हो जाता है, तो इसका जो अगला रूप हो जाएगा वो प्लेट ऐसे हो जाएगा, और यहां पे जल भरने के बाद यहां क्या बन जाएगा, महासागर। इसे कई रूप मैंने आपको समझा दिए। तो महाद्वीप और महासागर का निर्माण अपसारी गति के द्वारा होता है, इसको आप लोग स्पष्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे अभिसारी गति, दूसरा है अभिसारी गति। इसे विनाशकारी गति भी कहा गया है। तो पृथ्वी के महाद्वीप और महासागर के निर्माण में इसका भी योगदान हो सकता है। इसमें क्या होता है अभिसारी में कि दो प्लेटें जो एक दूसरे से दूर हो या सटी हुई हो, जब एक दूसरे की ओर गति करती हैं, मैग्मा का संवहन जब ऐसे होगा तो वो दो प्लेटों को करीब लाएंगे, और जब दो प्लेटों को करीब लाएगा, मैग्मा का संवहन ऐसे हो रहा है, मैग्मा ऐसे जाके ऐसे गिर रहा है, तो ये प्लेटें आपस में गतिशील होंगी। पास सटी हुई है तो भी इनमें परिवर्तन होगा, और दूर है तो ज्यादा होगा। अब क्या होगा कि इसमें जो भारी प्लेट होगा वो नीचे धंस जाएगा, और जो हल्का प्लेट है वो ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर चढ़ने के बाद यहां पर क्या बनेगा, माउंटेन बन जाएगा, और यहां क्या बनेगा, मोटा भूपटल। लेकिन जो भाग यहां पर धंस रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा, पतला। देखिए इसकी तुलना में यहां पर पतला हो जाएगा, ये पतला है, और यहां अगर जल भर जाएगा तो सागर का निर्माण हो जाएगा। तो इसके द्वारा भी छोटे छोटे सागरों का निर्माण हुआ है।
कई तटवर्ती सागरों का निर्माण अभिसारी गतियों से हुआ है और दुनिया के कोई भी बड़े मोटे भूपटल या मोड़दार पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? अभिसारी गति से हुआ माना जाता है। वर्तमान समय में यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है क्योंकि प्लेट जो है उन प्लेटों के पतला होने से, जो पतला होने से उसके ऊपर जब जल भर गया तो बना महासागर, और जब प्लेटों के टूटने से या दूर हटने से जब नए धरातल का निर्माण हुआ तो मोटा भूपटल अर्थात महाद्वीप का निर्माण हुआ। वर्तमान समय में नासा कहता है कि पृथ्वी की प्लेटों की जो मोटाई होती है वो महाद्वीपीय प्लेट 35 से लेकर के 100 किलोमीटर तक, और महाद्वीपीय भूपटल हो गया 100 किलोमीटर सर्वाधिक मोटा, और महासागरीय भूपटल 5 किलोमीटर मोटी होती है। जो मैं आपको एक लास्ट फिगर समझा रहा हूं, आप समझिए इसको आप, कि पृथ्वी को अगर हम लोग इस तरह से बांट दें, ऐसे बांटे, तो इसका एक भाग जो है वो ऊंचा है और अधिक सर्वाधिक भाग क्या है? नीचा है। अब इसको देखा जाए तो यह जो मोटा भाग है, यह जो मोटा भाग है, यह महाद्वीप है, और ये पतला भाग जो है जिस पर जल भरा हुआ है वो महासागर है। इसके नीचे वाले भाग को जो बेसाल्ट निर्मित है, जो बेसाल्ट निर्मित है, ये नीचे वाला भाग, इसी को हम लोग कहते हैं महासागरीय भूपटल। और यही जो भाग है महाद्वीपीय भूपटल है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल है, इसी के बारे में हमने इतने सिद्धांत पढ़ा। और सबसे सटीक उदाहरण होता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा ही मोटे भूपटल अर्थात महाद्वीपीय भूपटल और पतले भूपटल अर्थात महासागरीय भूपटल का निर्माण होता है। और इसकी मोटाई मानी गई है 35 से लेकर के 100 किलोमीटर। एवरेज 35 है, लेकिन 100 वहां है कि जहां पर माउंटेन पाए जाते हैं। सामान्यतः पृथ्वी के महाद्वीपीय भूपटल की एवरेज मोटाई है 35 किलोमीटर, लेकिन जिन भागों पर पर्वत पाए जाते हैं यहां इनकी मोटाई 100 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और इनकी जो मोटाई है यह मात्र यह मोटाई है, ये जो मोटाई आप देख रहे हैं मात्र है 5 किलोमीटर। सवाल यह भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के मोटे भूपटल और पतले भूपटल के निर्माण के क्या कारण हैं, उदाहरणों और सिद्धांतों सहित समझाएं। तो आज के जो प्रश्न थे या आज जो टॉपिक थे कि पृथ्वी के महासागरीय और महाद्वीपीय भूपटल से आप क्या समझते हैं या पृथ्वी भूपटल से क्या समझते हैं, आप पूरी तरह फिगर बना करके और एक एक सिद्धांतों को समझाते हुए लिखेंगे तो आप कम समय में एक अच्छा उत्तर दे सकते हैं और आपको 80% तक मार्क्स ज्योग्राफी में आसानी से मिल सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे लिखना कितना है, आप ये सोचिए कि मुझे लिखना क्या है। कम लिखेंगे आपका राइटिंग अच्छा होगा, प्लानिंग अच्छा होगा, फिगर डायग्राम अच्छे होंगे, तब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें कि कुछ दिनों के बाद जो क्लास आपको निःशुल्क दी जा रही है वह ऐप के माध्यम से ही दी जाएगी। धन्यवाद।